नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। देश में चुनावी मौसम है और 2024 के लोकसभा चुनावों के 3 दौर के वोट भी डाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 4 दौर की वोटिंग बाकी है। इसके बीच में इन 3 चरणों में फिर से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की कोशिश पर खास जोर है। ओबीसी आरक्षण बनाम मुस्लिम आरक्षण का सवाल खड़ा किया जा रहा है और इन सब के बीच अचानक आज कुछ आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किए हैं। इनके मुताबिक आजादी के बाद यानी कि 1950 से 2015 तक के बीच देश में हिंदू आबादी में लगभग 8% की गिरावट आई है। इसी के उलट मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी है। तो ये रिपोर्ट पेश की गई है, ये आंकड़े जो पेश किए गए हैं वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने दिया है। ईसाई आबादी 5.38% बढ़ी है, सिख भी 6.58% बढ़े हैं। जैन और पारसी आबादी का अनुपात घटा है, लेकिन बौद्धों का अनुपात कुछ बढ़ा है। मगर बढ़ती हुई आबादी के सिलसिले में कुछ और आंकड़ों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। जैसे 2001 से 2011 के बीच जिन समुदायों की बढ़ोतरी की रफ्तार में सबसे ज्यादा कमी आई वो ईसाई और मुसलमान हैं। यानी कि इस दौर में अभी उनकी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, उसमें कमी आई है। दूसरी बात ये कि जो समुदाय आबादी में 14% है, उनका संसाधनों में कितना हिस्सा है। आईसीएसएसआर की मान्यता प्राप्त संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज की 2020 की एक रिपोर्ट है। इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक संसाधनों में भागीदारी के लिहाज से मुस्लिम, आदिवासी और दलित सबसे पिछड़े समुदाय हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगड़े हिंदुओं के पास में देश की 41% संपत्ति है। हिंदू ओबीसी के हिस्से में 31% संपत्ति है, जबकि मुसलमानों के पास 8% संपत्ति है, दलितों के पास 7.3% और आदिवासियों के पास सिर्फ 3.7% संपत्ति है। तो इस पिछड़ेपन पर बात करने की जगह जगह राजनीति हो रही है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं और इसको लेकर ही कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि इस वक्त में इस तरह के आंकड़ों को सामने लाने का मकसद क्या है, अभी ये आखिर क्यों हो रहा है। तो इस पर हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले हम सुनते हैं कि इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है उसमें अलग अलग दल क्या बयानबाजी कर रहे हैं। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हो। तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप मीडिया हैं, आप कम से कम चुनाव के समय वो मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का ताल्लुक है। जनता को मतलब आज किस चीज से है, महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप, इस पे क्यों नहीं डिबेट कराते आप? बहुत गंभीर चिंता की बात है और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से
ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हो। तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप मीडिया हैं, आप कम से कम चुनाव के समय वो मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का ताल्लुक है। जनता को मतलब आज किस चीज़ से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? इस पे क्यों नहीं डिबेट कराते आप? तो ये इसमें जो आज आंकड़े आए हैं इसमें सवाल कई खड़े होते हैं कि चुनाव के बीचों बीच इस वक्त में इस तरह के आंकड़े जारी करने का क्या असर होगा, क्यों ये आंकड़े इस वक्त जारी किए गए। एक तरफ जब ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी घटी, और उसके बाद जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं कि एक नीति बनानी होगी और इसके लिए समान नागरिक संहिता की जरूरत है, बीजेपी के नेताओं के ये बयान आए हैं, पर कितना अहम है ये चुनाव के बीचों बीच? एक तो ये भी सवाल है, लेकिन इसके अलावा सवाल ये भी है कि इस जनसंख्या के जो ये आंकड़े आए हैं इसके मतलब क्या है। हमारे साथ मनु गौड़ हैं जो जनसंख्या विशेषज्ञ हैं, और बद्री नारायण जी हैं जो डायरेक्टर हैं जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। तो इसके सोशल इसमें क्या असर हो सकता है वो जानेंगे, पर जो आंकड़े आए हैं मनु गौड़, उसके बारे में पहले आपसे समझ लें कि इन आंकड़ों का आप किस तरह से विश्लेषण ये करेंगे, क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है आज़ादी के बाद से, लेकिन हिंदुओं की आबादी जो है वो घटी है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? दूसरे 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, उसमें भी सबसे तेजी से कमी जो आई है वो मुसलमान समुदाय में और ईसाई समुदाय में है। तो क्या इसके कारण है? एक तो जो हिंदुओं की आबादी घटी हुई दिखाई जा रही है, मुसलमानों की बढ़ी हुई, लेकिन ग्रोथ रेट इधर कम भी हुआ है। क्या वो डायरेक्टली किसी तरह के तरक्की से, इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ है इस समुदाय के? देखिए नगमा जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो ये रिपोर्ट आई है, अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इस रिपोर्ट में 167 देशों का सर्वे, रिलीजियस जनसंख्या के आधार पर मेजोरिटी माइनॉरिटी का उन्होंने एक सर्वे किया है, एक एनालिसिस दिया है। और उसमें देखेंगे तो 123 देश वो हैं जहां पर बहुसंख्यक आबादी कम हुई है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक चीज का अभाव भी है कि जिन देशों में 123 देशों में बहुसंख्यक आबादी कम हुई है, वहां पर जो अल्पसंख्यक आबादी बढ़ी है वो अल्पसंख्यक आबादी किस समुदाय, किस धर्म विशेष के लोगों की है। दूसरा, वहीं 44 देश ऐसे हैं जहां पर बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है और अल्पसंख्यक आबादी कम हुई है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 44 देशों में से 25 देश जो हैं वो मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां पर बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है और अल्पसंख्यक आबादी कम हुई है। शायद इसी वजह से भारत सरकार को सीए जैसे कानून लेकर आने पड़े, क्योंकि अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सब जगह क्या क्या स्थितियां रही हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि अगर हम आबादी की दृष्टि से देखें, वास्तव में हमारे पास जो अभी आधिकारिक डेटा है वो 2011 का सेंसस है, उसके बाद का सेंसस अभी नहीं हुआ है। आधिकारिक डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 34 करोड़ विवाहित महिलाएं थी हमारे देश में 2011 के सेंसस के हिसाब से। और उन 34 करोड़ विवाहित महिलाओं में जिन महिलाओं के 2 या उनसे कम बच्चे थे, ऐसी 18 करोड़ महिलाएं थीं, और करीबन 16 करोड़ महिलाएं वो थीं जिनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे थे। तो अगर आप फर्टिलिटी रेट की बात करें कि फर्टिलिटी रेट डाउन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें, सारी इकोनॉमी जो अभी आपने आंकड़े भी दिखाए कि कितना संसाधन, कितने प्रतिशत किस समुदाय विशेष के पास हैं। देखिए ये सारी चीजें सप्लाई और डिमांड से पे निर्भर करती हैं। अगर सप्लाई और डिमांड हमारे देश में मिसमैच रहेगी अलग अलग क्षेत्रों में, तो बेरोजगारी, प्रदूषण, हर तरह की समस्या हमारे देश में बढ़ती रहेगी। आज किसान का हमारे देश में बुरा हाल इसलिए है क्योंकि उनका फार्म साइज बढ़ बढ़ के छोटा हो गया है।
तो जहां जो कम्युनिटी अपनी आबादी को नियंत्रित रखेंगे, वो संसाधन युक्त रहेंगे, वो सुखी परिवार की श्रेणी में आएंगे, और जो इस चीज को नहीं रखेंगे तो उन्हें वो सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को बहुत आवश्यकता है एक उचित जनसंख्या नीति बनाने की। तो वो उचित जनसंख्या नीति क्या हो सकती है? एक तो इससे क्या इसके मतलब है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आपने जो बात किया कि जो आबादी नियंत्रित रखते हैं, संसाधनों पर उनका बेहतर तरीके से उपयोग वो कर सकते हैं, इसमें जो दूसरा आंकड़ा दिखाया जा रहा है जो जाहिर है बद्री नारायण जी, वो ये कि हालांकि आबादी इनकी बढ़ती रही है अल्पसंख्यकों की, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ी है जो दिखाया जा रहा है इन आंकड़ों में, वो मुसलमानों की बढ़ी है, 8% ग्रोथ दिखाया गया है। पर अगर संसाधनों की बात करें तो उसमें जो प्रोपोर्शन है उसको हम कैसे देखते हैं? अगर हम इसको सामाजिक इसमें देखें परिप्रेक्ष्य में, तो जो ओबीसीज भी हैं, हिंदू ओबीसीज, उनके पास संपत्ति देश की 31% है, मुसलमानों के पास 8% और आदिवासियों के पास 3.7%। जो गैप है वो बहुत ज्यादा है इसमें भी, जहां जिन ग्रुप्स में हम आरक्षण की बात करते हैं। हाँ नगमा, ये 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो पूरा विमर्श खड़ा हुआ है, एक्चुअली ये नया विमर्श नहीं है। आपको पता होगा कि ये आंकड़े अलग अलग रूपों से पहले आते रहे और विमर्श के विषय भी बनते रहे हैं। 1.5-2 साल पहले भी इस तरह के विवाद और विमर्श खड़ा हुआ। तो ये कोई नया विमर्श नहीं है कि चुनाव के समय ये विमर्श आ गया तो ये बहुत सेंसिटाइज कर देगा समाज को पॉलिटिकली। दूसरी जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि ये जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन पॉपुलेशन और संसाधन दोनों का जो रिश्ता है वो बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रोपोर्शन, जब आप समुदायों में, जैसा कि अभी आप आंकड़ा बता रहे थे कि उनका हिंदू ओबीसी के पास इतना है और आदिवासी दलित के पास इतना है, तो जैसे जैसे कम्युनिटी एम्पावर होती है और शक्तिवान होती है, वैसे वैसे संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। और मुझे लगता है कि जो शक्तिवान होना वो संख्या से तय नहीं होता है, वो उनकी पॉलिटिकल वैल्यू से तय होता है, वो उनके कॉन्शियसनेस वैल्यू से तय होता है, वो उनमें जो चेतना का जागरण होता है उससे तय होता है, उनकी विजिबिलिटी उससे बनती है। और जब विजिबिलिटी बनती जाती है तो वो उनको हिस्सेदारी मिलती जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि जब कोई आंकड़ा इस तरह से आता है कि एक कम्युनिटी की संख्या घट रही है, एक की बढ़ रही है, तो एक फियर तो क्रिएट होता है, क्योंकि वो दोनों का समान रहे या दोनों का घटे तो बहुत अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए। लेकिन एक का बढ़े एक का घटे तो एक फियर साइकोसिस पे है। लेकिन उसका संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन का से उतना संबंध नहीं है जितना कि उसका एक जो पॉपुलेशन, जो पॉलिटिक्स है उसके साथ रिश्ता बनता है। तो मुझे लगता है कि ये जो संसाधनों, मुस्लिम कम्युनिटी का संख्या बढ़ना सच एक चिंता तो क्रिएट करेगा ही, खास करके समाज में, भाई वो घट रहा है। लेकिन उसका संसाधन के डिस्ट्रीब्यूशन से हिंदू समूह में या देश में जो संसाधन है, हिंदू ओबीसी का देश होता है, वो पॉलिटिकल विजिबिलिटी से होता है। और आज दलित आदिवासी में धीरे धीरे पॉलिटिकल विजिबिलिटी उनकी बढ़ रही है। तो आप देखेंगे, अगर आप हर 10 साल में सर्वे करें, हर 5 साल में सर्वे करें, तो उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है, वो रुका हुआ नहीं है। लेकिन जब हम डेटा रखते हैं तो पुराना डेटा रखते हैं, तो उससे एक खास तरह से वो होता है। लेकिन संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि कम्युनिटी अवेयर हो रही है, जागरूक हो रही है, अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। ठीक, धन्यवाद आपका बद्री नारायण जी और मानू गौड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस आंकड़े से कई सवाल उठते हैं और उस पर विस्तार से आगे भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इतना ही वक्त है। सवाल ये भी है कि कारण क्या है जनसंख्या के बढ़ने और घटने के, लेकिन संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें जो इनइक्वालिटी, गैर बराबरी है, वो भी एक चर्चा का विषय है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना हुआ और मुश्किल क्यों। ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ने वाले छात्रों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहां पर एडमिशन के लिए आपको अब सेविंग अकाउंट में 16 लाख से ऊपर की रकम चाहिए। पहले ये 13 लाख से कुछ ऊपर थी। जाहिर है कि अब वहां पढ़ाई और महंगी हो गई है। आप ये याद कर सकते हैं कि कनाडा और ब्रिटेन में भी वीज़ा शर्तें कड़ी हुई हैं। तो इन सब से सवाल उठ रहा है कि विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्र कहाँ जाएं।
यही कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि कनाडा में भी हुआ था, कुछ दिनों पहले यूके ने भी अपना वीज़ा रूल चेंज किया था। ब्रिटेन में पढ़ने वालों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। प्रवासियों की संख्या घटाने के लिए सुनक सरकार का फैसला, पढ़ाई के लिए जाने वाली छात्र किसी परिजन को नहीं ले जा पाएंगे। नए वीज़ा नियमों के तहत इसे अनुचित करार दिया गया और ब्रिटेन में 38,700 पाउंड की नौकरी का मिलने पर ही वीज़ा पर विचार हो सकता है। पहले वीज़ा के लिए न्यूनतम सैलरी 26,200 पाउंड थी। जितिन चावला हमारे साथ हैं जुड़े हुए, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट में। तो ये जो पढ़ाई, अब जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं या यूके जाएं, इन सब जगहों पर जितिन जी क्या सख्ती हुई है और इससे क्या असर पड़ रहा है? हाँ, तो सबसे पहले यही है कि भाई अभी हम इंडियंस भी ना बड़े कन्वेंशनल हैं। जैसे ही स्टडी अब्रॉड की बात आती है, खाली 4 कंट्रीज लोगों के माइंड में आती हैं: यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही कम इवन जो एजुकेशन काउंसलर्स हैं वो समझते हैं और इस चीज पे ओपन अप हो रहे हैं। जैसे फ्रांस वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब किसी साल 5th या 6th मान लीजिए, जहाँ की बच्चे जाते हैं पूरे वर्ल्ड से। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अभी क्लासेस इंटरनेशनल स्टार्ट किया, एक नया प्रोग्राम। उनके प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साइन अप किया और लॉन्च हो चुका है। ये अप्रैल 19 को एम्बेसी में प्रोग्राम हुआ था, हम लोगों को बुलाया गया। तो उसमें एक साल आप 12th के बाद फ्रांस में जाके फ्रेंच लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर को समझेंगे और 3 साल का प्रोग्राम होगा। जैसे भाई 3 साल का डिग्री होता है, तो आप मैनेजमेंट इंजीनियरिंग जो भी करेंगे 3 इयर्स का वो होगा। खर्चा 3.7 लाख टू 5.5 लाख पर एनम। ऐसे ही जर्मनी में भी हम ट्राई कर सकते हैं। हमारे यहाँ से हर साल हम कम से कम 12-15 बच्चों को नीदरलैंड्स भेजते हैं। नीदरलैंड्स इज अगेन इंग्लिश स्पीकिंग। 8 से 14 लाख खर्चा, 10 से 15 लाख। तो अभी ये जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, हांगकांग, इवन जापान, तो ये सब बढ़ जाएंगी क्योंकि इंक्रीजिंगली यूरोप में भी इंग्लिश में कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। जाते हैं। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो ऑस्ट्रेलिया वो देश है जहां सबसे ज्यादा शायद छात्र जाते होंगे, इंडियन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो अब ये वहां के वीजा नियम में जो बदलाव आए हैं, 7 महीने में दूसरी बार ये सेविंग अमाउंट बढ़ाया गया है और 10 मई से नए वीजा नियम लागू हो जाएंगे। इसमें जो वीजा के लिए अकाउंट में अब 16,29,964 रुपए होना जरूरी है। ये इस रकम में जो बढ़ोतरी हुई है उसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स जाते हैं? आपको लगता है कि इससे संख्या घटेगी? थोड़ा तो घटेगी। आई थिंक कम से कम 15-20% का फर्क पड़ना चाहिए। देखिए, 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट जाते हैं। एक तो है सुपर वेल्दी, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दिस इज पीनट्स फॉर देम, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे लोग हैं जो कि एक तरह से मिडिल, थोड़ा अपर मिडिल कह लीजिए, सो उनको फील होगा पिंच। और तीसरी कैटेगरी है जो कि काफी लोन्स लेके और कहीं रिलेटिव से हेल्प लेके, अपने पैसे बचाए हुए लेके, तो वो लेके जाते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी है, उसमें से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और नंबर्स, मतलब मैं समझता हूँ 12-15% तो इतना फर्क पड़ना ही चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, अगर हम 2023 की बात करें तो कितने गए थे इंडियन स्टूडेंट्स, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो? एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, बट लाइक लगभग अगर मतलब हम 1.5 लाख के करीब, शायद 1,22,391 की संख्या देख रही थी मैं। लेकिन कोरोना की पाबंदियों की वजह से सुनते हैं कि वहां पे जितिन जी प्रॉब्लम भी हो रही थी, किराए के मकानों की प्रॉब्लम थी, काफी ज्यादा लोग जा रहे थे। तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए शायद वीजा नियम सख्त किए गए हैं और इंडियन स्टूडेंट्स में ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंदीदा जगह है। बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट को पीआर मिल जाता है। भाई आप वहां रुके, आपने कहीं जॉब स्टार्ट करी और फिर आपने पीआर के लिए अप्लाई कर दिया, यू आर एबल टू इमिग्रेट और आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट आ गया, तो आप दुनिया में कहीं भी जाके आराम से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया है तो पसंदीदा, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। मैं समझता हूँ यूरोप की तरह, इवन जापान, क्योंकि जापान में जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, जॉब्स भी ज्यादा हैं और यूरोप ना बहुत संगठित है। मतलब यूरोप में कुछ देशों में अभी भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बट फिर भी यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है यूरिस, विच इज यूरोपियन यूनियन मोबिलिटी स्कीम। मतलब मैं एक कंट्री में पढ़ूंगा, मैं जर्मनी में पढ़ूंगा लेकिन मैं काम ऑस्ट्रिया में कर सकता हूँ, मैं फ्रांस में पढ़ूंगा लेकिन मैं काम नीदरलैंड्स में कर सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा। तो मैं जहाँ काम है, मैं यूरोपियन यूनियन मोबिलिटी स्कीम के तहत वहां जाके कर सकता हूँ। इसलिए वो एक बहुत बड़ा मार्केट है और यूरोप की काफी जो हाल के दिनों में क्या कुछ बदलाव देखा है? यूरोपियन यूनियन, यूरोप की कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स, पर ये ईस्ट की तरफ
आप बार बार जापान का नाम ले रहे हैं, इसमें क्या संख्या बढ़ी है, लेकिन वहां पे महंगा भी ज्यादा है जाना? नहीं, जापान में बिल्कुल महंगा नहीं है, ये एक परसेप्शन है लोगों का। बट अगर आप जापानीज यूनिवर्सिटी देखेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्योटो है, तो जनरली ट्यूशन फीस 10 से 15 लाख है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, एएनयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, तो जनरली उनकी फीस 30 से 40 लाख रुपए साल की है। और रहने खाने का खर्चा काफी अलग है। अब बैंक अकाउंट में मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए। जी, सो जी, ठीक है। जापान में बिल्कुल 10 to 15 lakhs तो प्लस आप कह रहे मे हैं बी कि वी कैन जी, बजट 10 इस to समय 12 lakhs for यहाँ पे study। जाना महंगा मुश्किल थोड़ा हो रहा है, यूरोपियन देशों में भी, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन दूसरे देश जो हैं वहाँ पे भी एवेन्यूज खुले हैं, उधर भी देखना चाहिए स्टूडेंट्स को। ऑस्ट्रेलिया में जो नियम सख्त हुए हैं उसमें मुश्किल तो होगी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि ये अमाउंट बढ़ गया है। धन्यवाद आपका जतिन चावला हमारे साथ जुड़ने के लिए। जतिन चावला हैं डायरेक्टर चावला सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट। और इस समय हम एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात।